नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। मोदी सरकार के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और कैपिटल गेन में टैक्स की छूट की सौगात के बाद शेयर बाजार में निवेशकों ने 1 घंटे में 5 करोड़ रुपए की कमाई की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के टैक्स घटाए जाने के फैसले को पीएम मोदी के अमेरिका में होने वाले हाउडी मोदी इवेंट से जोड़ते हुए तंज किया कि कोई भी ऐसा इवेंट या फैसला देश की बुरी आर्थिक हालत को छिपा नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके परिवार पर कसते कानूनी शिकंजे की जद में अब उनका छोटा बेटा भी आ गया है। आजम के छोटे बेटे अदीब खान समेत 37 लोगों के खिलाफ रामपुर जिला जेल की सरकारी जमीन की खरीद और बिक्री करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। और रेप के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को यूपी के शाहजहांपुर की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चिन्मयानंद को छात्रा के रेप के आरोप में सुबह उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया था। राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इंडिया गेट इलाके में सुबह सवेरे गन पॉइंट पर चेन स्नैचिंग की वारदात होती है। ये चौंकाने वाली खबर है, लेकिन असल में हैरान करने वाली खबर यह है कि वारदात के बाद दिल्ली पुलिस को 4 घंटे सिर्फ ये तय करने में लग गए कि एफआईआर किस पुलिस थाने में दर्ज की जाए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। और इसीलिए पीड़ित विनोद सिंह इंडिया गेट के पास मौजूद सभी पुलिस थानों के 4 घंटे तक चक्कर काटते रहे। पैर में चोट लगी है, शर्ट फट गई है, पत्नी जख्मी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ऐसी हालत में वो चेन स्नैचिंग की एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक थाने से दूसरे थाने तक चक्कर लगाते रहे। पार्लियामेंट स्ट्रीट में आता है या फिर आपका सीपी में आता है, बाराखंबा में आता है, तिलक लेन में आता है। ये डिफाइंड नहीं होता। कोई कहता है फुटपाथ हमारी है तो रोड तुम्हारी है, कोई कहता है रोड हमारी है तो रेड लाइट तुम्हारा है। ये मुझे थोड़ा पता है सर। सुबह करीब 5 बजे विनोद सिंह अपनी पत्नी को स्कूटी पर लेकर साकेत से नई दिल्ली स्टेशन की ओर जा रहे थे। इंडिया गेट के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और पिस्तौल तान दी। उन्होंने अपना पिस्टल जो भी देसी वो था वो निकाल लिया, वो हथियार। उसके बाद उन्होंने बोला 2 नहीं तो हम गोली मार देंगे करके। तो वाइफ ने भी चेन निकाल के चेन फेंक दी। उन्होंने चेन उठाई, चेन उठाने के बाद वो मेरे पीछे दोबारा आए हैं रॉन्ग साइड लेके कि जो बैग है बैग दो। फिर मैंने स्कूटी यहाँ से भगाई है। वो जब अपनी स्कूटी पर यहाँ से जा रहे थे तो उनको कुछ बदमाशों ने अपनी बाइक से फॉलो करना शुरू किया। बदमाशों के हाथ में तमंचा देख करके ये लोग काफी ज्यादा डर गए और इसके बाद जैसे तैसे अपनी स्कूटी को लेकर के आगे भागने लगे। लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो लोग आउटर सर्कल पर चले गए कनॉट प्लेस के और वहां से रॉन्ग साइड उन्होंने अपनी स्कूटी दौड़ा दी क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। भागते हुए राजीव चौक मेन सर्कल के पास विनोद की स्कूटी गिर गई। पति पत्नी दोनों जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़े, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। कोई नहीं रुका। इस दिल्ली में दिल नहीं है सर। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है दिल किसी पे। पीसीआर आई और दोनों को पास के लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब मामला दर्ज करने की बात आई तो टालमटोल होने लगी। विनोद सिंह को क्राइम स्पॉट पर बुलाया गया और फिर सीमा की लड़ाई शुरू हो गई। पास के पार्लियामेंट स्ट्रीट, बाराखंबा और तुगलक रोड, इन सभी पुलिस थानों में विनोद ने चक्कर लगाए। 4 घंटे बाद आखिरकार कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज हुआ। कनॉट प्लेस के पास का ये इलाका है और ये थाना कनॉट प्लेस ही यहाँ पर लगता है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनका यहाँ पर यही कहना है कि जब इस पूरे मामले की शिकायत लेकर के वो लोग थाना कनॉट प्लेस गए तो वहां से उन्हें ये कहा गया कि उनके इलाके का मामला नहीं है, ये बाराखंबा रोड इलाके का मामला है। और इसके बाद जब वो लोग बाराखंबा रोड इलाके गए तो वहां पर भी यही बात कही गई कि ये कनॉट प्लेस का मामला है। पूरे मामले को पुलिस कर्मियों ने सीमा विवाद में उलझा दिया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि हर पुलिसकर्मी यही चाहता है कि इस तरह के मामले जितने कम उनके थाने के पास आए उतना अच्छा है, क्योंकि उनके थाने का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रहेगा। पुलिस ने भरोसा दिया है कि तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तुर्की में केमिकल रखने वाला एक ड्रम रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गया। तुर्की के इस्तांबुल में केमिकल फैक्ट्री में इतना भीषण धमाका हुआ जिसके बाद एक ड्रम रॉकेट की तरह आसमान की तरफ 100 गज से भी ज्यादा ऊंचाई तक उड़कर चला गया और फिर किसी बॉम्ब की तरह जमीन पर आकर गिरा। इस भयानक हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में बारिश के दौरान एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 7 गाड़ियां और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और बचाव काम में जुट गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के दौरान पानी के तेज बहाव से एक सड़क का हिस्सा टूटकर बह गया, जिससे इलाके के लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। यूपी के बिजनौर
बिजनौर में धामपुर थाना इलाके में छात्राओं का पीछा कर उनसे छेड़छाड़ करने के आरोप में एक शख्स को गांव वालों ने जमकर पीटा। इस दौरान एक महिला ने आरोपी की चप्पलों से पिटाई। महाराष्ट्र में कल्याण के रौनक सिटी कैंपस में एक 2 मुंह वाला सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ये घुणस नाम का सांप है, जो 4 प्रमुख जहरीले सांपों में से एक है। गुजरात के वडोदरा में निमेता गार्डन में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। झाड़ियों में छिपे सांप को निकालने में वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। यूपी के महाराजगंज जिले के धनेवा धनई चौराहे पर मोबाइल फोन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान छोटे गैस सिलेंडर और डंडे से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया। लंदन में एक अस्पताल में पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक आदमी ने खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उस आदमी की बेटी अस्पताल में भर्ती थी और वो अस्पताल में उसके इलाज से खुश नहीं थे। इस दौरान पीएम जॉनसन उनकी बातों को चुपचाप सुनते रहे। राजस्थान के अजमेर में एक युवक पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद उसे समझा बुझाकर उतारा गया और फिर शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रूस के सेंटर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने एक साथ मिलकर सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया, जिसमें 1,28,000 जवान, 20,000 टैंक के अलावा दूसरे हथियार, 600 एयरक्राफ्ट और 15 जहाजों ने हिस्सा लिया। रेप के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को यूपी की शाहजहांपुर की एक कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज की एक लॉ स्टूडेंट से रेप का आरोप है। इससे पहले सुबह यूपी पुलिस और एसआईटी ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी पीड़िता की ओर से वीडियो जारी करने के बाद हुई, जिसके बाद बढ़ते दबाव के बीच यूपी पुलिस और एसआईटी ने शाहजहांपुर में मौजूद मुमुक्षु आश्रम से उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनका शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां चिन्मयानंद को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले पीड़ित छात्रा ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार न किए जाने पर आत्मदाह करने की धमकी दी थी। आज सुबह उनको आश्रम से गिरफ्तार किया गया है, स्वामी चिन्मयानंद को, और हमारी एसआईटी की टीम ने उनको गिरफ्तार करके उनका मेडिकल कराया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उनको जेल भेजा गया है। उनको 14 दिन का जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। हालांकि इससे पहले यौन शोषण के आरोपी चिन्मयानंद ने खराब तबीयत का हवाला दिया था, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद चिन्मयानंद को लखनऊ के केजीएमयू रेफर किया गया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें उनके मुमुक्षु आश्रम वापस ले जाया गया, जहां वो लगातार दावा करते रहे कि वो निर्दोष हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन एसआईटी जांच में सामने आया कि चिन्मयानंद ने सारे आरोप कबूल लिए और माना कि वायरल वीडियो में वो ही है। साथ ही पीड़ित लड़की को मसाज के लिए बुलाने पर अपनी गलती भी स्वीकार की। स्वामी ने लगभग वो सारी चीजें स्वीकार ली हैं जो आरोप लगे हैं, और जैसे उन्होंने अपनी मौजूदगी स्वीकारी, उन्होंने अश्लील बातचीत करना स्वीकारा, उन्होंने बॉडी मसाज करना स्वीकारा, यहाँ तक उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार किया। रेप की एलिगेशन है, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया? डायरेक्टली स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो उसको लीड करते हैं। और उन्होंने जब ये कहा कि मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं अपने कृत्य पे शर्मिंदा हूँ, दिस इज मोर देन एनफ। हालांकि स्वामी चिन्मयानंद की वकील पूजा सिंह ने दावा किया कि चिन्मयानंद को बगैर किसी आधिकारिक जानकारी के गिरफ्तार करना गलत है। आपको ये जानकारी नहीं दी कि हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं? जी, उन्होंने अरेस्ट मेमो पर उनके जो सगे संबंधी हैं उनमें से किसी के साइन करवाए थे, तब हमें पता चला कि गिरफ्तार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी चिन्मयानंद मामले की जांच कर रही है। छात्रा ने जांच अधिकारियों को एक मोबाइल और एक पेन ड्राइव भी दी, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। वहीं पुलिस ने चिन्मयानंद से रंगदारी वसूलने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी का मानना है कि इस पूरे मामले में तीनों लड़कों की भूमिका अहम थी। तीनों आरोपी लगातार चिन्मयानंद के संपर्क में थे, क्योंकि चिन्मयानंद के वकील ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज करवाया था। इस बीच चिन्मयानंद की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति होती जा रही है। हर प्रदेश के अंदर आप देखिए
महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं और फिर पूरी पार्टी उनके संरक्षण में खड़ी हो जाती है। अभी चिन्मयानंद का मामला है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए पूरी की पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। So it is extremely important because one has to understand that Chinmayanand is not an ordinary person. He is a very, very senior leader of the ruling party. He has been a 3 times MP. He had been the Union Home Minister of State in the previous regime. So all these issues need to be taken. वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कानूनन जो सही होगा बीजेपी उसी के साथ है। जहां तक ये अरेस्ट की बात है, कानूनी प्रक्रिया है, जो वहां पर एक एसआईटी हुआ है, जो भी निर्णय कानूनी प्रक्रिया के तहत होना है वो सब पर एक समान लागू होता है। कानून थोड़ी ना ये देखता है कौन कौन है, क्या व्यक्ति का पद है या कुछ है। यदि किसी ने गलत काम किया है, कानूनी प्रक्रिया उस पर होगी। दरअसल स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में लॉ की छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उसने कहा था कि एक सन्यासी ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे और उसके परिवार को इस सन्यासी से जान का खतरा है। उसके बाद लड़की के पिता ने चिन्मयानंद के खिलाफ यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराने की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। इसके बाद छात्रा लापता हो गई थी, जिसे यूपी पुलिस ने 30 अगस्त को राजस्थान से बरामद किया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच और पीड़िता को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए थे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर स्वामी चिन्मयानंद हैं कौन, कहां से आए, ये पहले क्या थे, देश के गृह राज्य मंत्री की कुर्सी तक ये कैसे पहुंचे और क्यों यूपी का पुलिस प्रशासन इन्हें बचाने की कोशिशों में लगा हुआ था। शाहजहांपुर में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले स्वामी चिन्मयानंद असल में यूपी के गोंडा के रहने वाले। सारी दुनिया इन्हें स्वामी चिन्मयानंद के नाम से जानती है, मगर इनका असल नाम कृष्णपाल सिंह है। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल करने वाले चिन्मयानंद बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक रह चुके हैं। चिन्मयानंद पहली बार बीजेपी के टिकट पर यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से साल 1991 में सांसद चुने गए थे। साल 1998 में यूपी के मछली शहर और साल 1999 में जौनपुर लोकसभा सीट से ये सांसद चुने गए। इतना ही नहीं, वाजपेयी सरकार में स्वामी चिन्मयानंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और तो और राम मंदिर आंदोलन में भी स्वामी चिन्मयानंद ने गोरखपुर की गोरक्षा पीठ के महंत और पूर्व सांसद अवैधनाथ के साथ मिलकर बड़ी भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि उन्हें सांसद बनवाने में भी महंत अवैधनाथ की अहम भूमिका रही थी, जिसके बाद से वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी बन गए थे। स्वामी चिन्मयानंद पर इस तरह का ये कोई पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी उन पर एक लड़की ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। वाराणसी में विकराल रूप ले चुकी गंगा खतरे के निशान को पार कर बह रही है। ऐसे में बाढ़ से बने हालात वाराणसी के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं, क्योंकि बाढ़ के कारण शहरी इलाकों में पानी घुस गया। इस वजह से हजारों घर डूब गए और तालाब जैसा नजारा देखा गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए कैसे कई इलाके पूरे के पूरे बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें और रास्ते पानी में डूबने की वजह से कई जगहों पर लोगों का संपर्क बाकी जगहों से कट गया और लोग पलायन करने को मजबूर दिखे। ऐसे लोगों को बाढ़ के बीच से निकालने के लिए प्रशासन जुटा दिखाई दिया। देखिए कैसे लोगों को घरों से निकालकर नावों के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब देख सकते हैं चारों तरफ पानी पानी है। तो फोन आता है और फोन के बाद राहत शुरू होता है। ये देखिए यहाँ पे पहुंची हुई है टीम और इन लोगों को सुरक्षित जगह, इनके घर से सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। देखिए इनके दरवाजे तक लोग पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद इन्हें बैठाया जा रहा है। इनको बैठाया जा रहा है। बैठाने के बाद इनको एक सुरक्षित जगह पे ले जाया जाएगा। हालांकि इस दौरान जिन लोगों तक राहत बचाव की टीम नहीं पहुंची, देखिए कैसे पानी के बीचों बीच चलकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए लोग निकल पड़े। इसके अलावा पानी से घिरे कई घरों में लोग मदद का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। साथ ही पानी से बचने के लिए लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर दिखे। दरवाजा बंद है, आने जाने लायक नहीं है। नाव से आ रहे हैं, यहीं से बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर और हम लोग हैं घर में 3-4 लोग और घर भी देखना है। सब सामान वामान रखा है, लेकिन अब ऊपर चढ़ने वाला है। अब दिक्कत ये हो रही है कि अब सामान कहाँ ले जाएं। बाढ़ की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। इतना पानी तो हम नहीं देखे थे अभी तक। यहाँ पे जब से हम आए हुए हैं तब से तकरीबन ये दूसरा साल है। टायर भाग रहा है, हम कैसे रुक सकते हैं, क्योंकि हमें ठहरने का ढंग नहीं है। सिर्फ ट्यूब के सहारे हैं। अगर ट्यूब की हवा निकली नहीं कि हम चले जाएंगे नीचे। हालांकि माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक वाराणसी में बाढ़ के यही हालात रहने वाले हैं, जिससे लगता नहीं कि वहां लोगों की मुसीबत कम होने वाली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज और वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। प्रयागराज में वो सदर बाजार के कैंट हाई स्कूल में जाकर बाढ़ पीड़ितों का हाल उन्होंने जाना। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की, साथ ही हवाई सर्वे भी किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को हर संभव राहत और मदद के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। इसके बाद वो वाराणसी भी पहुंचे और नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की। इधर बिहार में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने में जुट गई है। वहां राजधानी पटना समेत कई जिलों में गंगा के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। गंगा के पानी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे किस तरीके से छोटी छोटी झोपड़ियां थी गंगा के किनारे, वो अब जलमग्न हो चुकी हैं। कल से लेकर के आज तक नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से जो लो लाइंग एरिया है उसमें नदी का पानी जबरदस्त तरीके से घुसता चला जा रहा है। अकेले गंगा ही एक ऐसी नदी नहीं है जो उफान पर है। गंगा में मिलने वाली गंडक नदी भी उफान पर है, सोन में भी काफी ज्यादा पानी है, यानी कि जो भी सहायक नदियां हैं गंगा की वो तमाम नदियां लगभग उफान पे है। इसका दो कारण है, एक तो उत्तराखंड में जो तेज बारिश हो रही है उसकी वजह से गंगा उफान पर है, दूसरा जो सहायक नदियां गंगा में आकर के मिलती हैं और नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं उन नदियों में भी चूंकि नेपाल में काफी ज्यादा बारिश हो रही है उस वजह से काफी ज्यादा पानी आ गया है। नीतीश कुमार ने कल दौरा किया था, कई इलाके का जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे अधिकारियों को, ताकि जो नीचे के इलाके हैं उनमें हर तरीके की सहायता और मदद पहुंचाई जा सके। रायसेन में कमलनाथ सरकार के मंत्री से किसानों की नोकझोंक हुई। मध्य प्रदेश के रायसेन में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान किसान शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के सामने भड़क गए और जमकर हंगामा करते हुए उनसे बहस की, साथ ही सरकार की कर्ज माफी योजना पर सवाल खड़े किए। मुंबई के लोकमान्य तिलक पर एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मलबे को साफ किया। मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह जब मंदसौर दौरे पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें दूध की समस्या से रूबरू करवाया, जिस पर मंत्री जी ने ग्रामीणों को फटकार लगाते हुए कहा कि मैं मुआवजा देने आया हूं, दूध बांटने नहीं। आपकी तरफ से कुछ किया जाए, कुछ तो दिया जाए लोगों को। हमारा इसमें सर आया भोपाल से सर इसलिए नहीं आया, मुआवजा बांटने आया, दूध देने नहीं आया। झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म तोड़कर स्टेशन से बाहर आ गई, जिसकी वजह से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में शराब फैक्ट्री बंद करने को लेकर 18वें दिन भी लोगों का अनशन जारी रहा। लोग मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेतावनी देते नजर आए। राजस्थान के जयपुर के एक होटल में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई और आग लगने से होटल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रीस में उच्च तापमान और सूखे की स्थिति की वजह से जलस्तर में भारी गिरावट के चलते एक झील के तट पर 10,000 मछलियां मरी हुई पाई गई। तुर्की के इस्तांबुल में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण केमिकल में भरे ड्रम में धमाका हो गया और ड्रम रॉकेट की तरह फैक्ट्री की छत तोड़कर ऊपर उड़ गया, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हो गए। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मिलान में आयोजित इंटरनेशनल मैगजीन की 20वीं सालगिरह की पार्टी में पहुंची, जहां वो ब्लैक शिमरी 3 पीस में काफी स्टाइलिश नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अफ्रीका सफारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया तो शेयर बाजार में रौनक आ गई। सेंसेक्स ने रिकॉर्ड बनाते हुए करीब 2200 अंकों की छलांग लगाई। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई अहम फैसले लिए और इसका असर शेयर बाजार पर दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले कंपनियों और कारोबारियों को राहत देते हुए कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का ऐलान किया। To slash the corporate tax rates for domestic companies and also for new domestic manufacturing companies. इसके बाद शेयर बाजार में इतिहास की सबसे बड़ी बढ़त दिखी। सेंसेक्स 1921 अंकों की बढ़त के साथ 38,014 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 569 अंकों की बढ़त के साथ 11,274 पर बंद हुआ।
और निवेशकों को कारोबार के दौरान 7 लाख करोड़ से अधिक का मुनाफा हुआ। ये बाजार में कारोबार के दौरान 10 साल की सबसे बड़ी तेजी है। कि जो 5 साल से उम्मीद थी कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती आएगी, वो रिस्ट्रिक्ट रखी थी 300-400 करोड़ की कंपनी तक, उसके ऊपर के टर्नओवर को कॉर्पोरेट टैक्स में कोई कटौती नहीं थी। अब जाके इन्होंने ये अनाउंस किया है, तो जो स्टॉक मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ये डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी, पॉजिटिव होगा उनके लिए। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने 5 ऐसे फैसले लिए हैं जिनका बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। नई घोषणा के बाद बिना छूट वाली घरेलू कंपनियों को 22% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद कंपनियों को 25.17% टैक्स देना होगा। 1 अक्टूबर 2019 के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थापित करने वाले कारोबारियों को 15% की दर से इनकम टैक्स देना होगा। अब कंपनियों को 15% की दर से मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना होगा। फिलहाल ये 18.5% है। मैट उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा तो कमाती है, लेकिन रियायतों की वजह से इन पर टैक्स की देनदारी कम होती है। सरकार ने कैपिटल गेन से सरचार्ज हटाने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो शेयर बेचने या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। सरकार ने 5 जुलाई 2019 से पहले शेयर बायबैक करने का ऐलान करने वाली लिस्टेड कंपनियों पर बायबैक टैक्स से छूट देने का भी ऐलान किया है। कंपनी जब अपने ही शेयर निवेशकों से खरीदती है तो इसे बायबैक कहते हैं। लेकिन उधर विपक्ष ने अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला जारी रखा। हालांकि वित्त मंत्री के नए ऐलान का सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया, लेकिन राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। ट्वीट करके सीधे प्रधानमंत्री पर तंज कसा। राहुल गांधी ने अमेरिका में पीएम के कार्यक्रम के बहाने निशाना साधते हुए लिखा, श्रीमान मोदी, हाउडी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? लगता नहीं कि ये बहुत अच्छा कर रही है। राहुल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, हैरत है कि पीएम अपनी हाउडी इकोनॉमी उत्सव के दौरान स्टॉक मार्केट में उछाल के लिए कुछ कर रहे हैं। नए ऐलान से सरकार पर करीब 1.5 लाख करोड़ का बोझ बढ़ने वाला है। लिहाजा राहुल ने अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाले कार्यक्रम को सबसे महंगा कार्यक्रम करार दिया और साथ ही नसीहत दी कि इससे अर्थव्यवस्था की बदहाली नहीं छुपने वाली। इस तरह की बातें कर करके 5 सालों में कांग्रेस के नेताओं ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब जो बचा खुचा है वो भी जाएगा, बंटाधार होगा। तो अब राहुल गांधी जी अगर मिस्टर बंटाधार बनने का तमगा लेना चाहते हैं, मिस्टर बंटाधार बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो ये उनकी समस्या है। उधर सरकार और कांग्रेस में इस मुद्दे पर तकरार शुरू हो गई। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती को ऐतिहासिक बताया और दावा किया कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो गृहमंत्री ने ट्वीट करके लिखा कि बड़े टैक्स सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा सरकार द्वारा किया गया लेटेस्ट निर्णय, जिसमें 1,45,000 करोड़ की छूट कॉरपोरेट जगत को दी गई है, वो एक ऐसा निर्णय है जो केवल डगमगाते सेंसेक्स इंडेक्स को बचाने के लिए लिया गया है। कांग्रेस ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को नाकाफी बताया और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को नाकाम बताया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नियमों के पालन को लेकर बिजली विभाग और पुलिस में ठन गई। पुलिस ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर का चालान काट दिया, तो बदले में जूनियर इंजीनियर ने भी नियम के तहत ही थाने की बिजली काट दी और इसके बाद करीब 5 घंटे तक थाने के साथ साथ अस्पताल की बिजली भी गुल रही। पोस्टमार्टम हाउस का भी कटवाओ, अभी कटवा रहा हूँ, इसका भी कटवाओ, जिन जिन के बिल बकाया सब कटवाओ, अभी कटेगा। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर सोम प्रकाश बिना हेलमेट के स्कूटी से जा रहे थे, इसीलिए पुलिस वालों ने रोक लिया और चालान कर दिया। हालांकि सोम प्रकाश ने दलील दी कि उन्हें हेलमेट पहनने से तकलीफ होती है, लेकिन मुश्किल ये थी कि उनके पास इंश्योरेंस और पॉल्यूशन के कागज भी नहीं थे। हम कह रहे हैं हमारे सिर में एलर्जी है, हेलमेट हमारे पास रखा हुआ है, कागज हमारे पास रहेंगे, इंश्योरेंस पॉल्यूशन दिखा दो, हेलमेट छोड़ दूंगा। इंश्योरेंस पॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। बस तो मैं पहले कह रहा हूँ, अरे कागज आरटी में सब जमा उसमें जमा होते सर भैया, सब कागज आरटी में जमा होते हैं। बात यह है चालान हो जाए दो सर, हेलमेट की आपकी परमिशन है, चालान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुस्से से आग बबूला जूनियर इंजीनियर ने अपने लाइनमैन को बुलवाया और पोस्टमार्टम हाउस समेत थाने और चौकी की बिजली काटने का आदेश दे दिया। पोस्टमार्टम हाउस का भी कटवाओ, अभी कटवा रहा हूँ, इसका भी कटवाओ, जिन जिन के बिल बकाया सब कटवाओ, अभी कटेगा। पुलिस वालों ने नियमों को सख्ती से लागू करने की दलील दी थी, तो बिजली विभाग के इंजीनियर ने भी समय पर बिल चुकता करने का नियम याद दिला दिया। बिल बकाया था, इसीलिए बिजली काट दी गई,
लेकिन इसके बाद हड़कंप मच गया और फिर चीफ इंजीनियर ने बीच बचाव करके रास्ता निकाला। तो शायद थाने की काट दिया था और फिर बाद में पता चला था कि मेडिकल का भी था, लेकिन इसी हिसाब से मेरी बात हुई जो शहर के एसी हैं, मैंने उनसे कहा दिया था कि जहाँ की कटी है वहाँ की सबकी जुड़वा दीजिए। एज सच कोई इस तरह का होना नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस से भी हमारे भी काम पड़ते हैं। मामला सरकारी विभागों का था, इसलिए दोनों ने कदम पीछे हटा लेना ही ठीक समझा। उसे क्या पता पुलिस वाले को कि आप यही हैं, किसी बड़े कहीं ब्रेकडाउन हो गया, ऐसे भागे जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी आफत रहती तो ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए में ज्यादा जरूरी है। जूनियर इंजीनियर साहब को 3,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा, लेकिन इसी बहाने बिजली बिल चुकाने में सरकारी महकमों की लापरवाही भी सामने आ गई। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में 28वें दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने बहस की शुरुआत की। राजीव धवन ने कहा कि हिंदू पक्षकार तो गजेटियर का हवाला अपनी सुविधा के मुताबिक दलील दे रहे हैं, लेकिन गजेटियर कई अलग अलग समय पर अलग अलग नजरिए से जारी हुए थे, लिहाजा सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। बाबरनामा में इस बात का जिक्र है कि बाबर ने कई दूसरी जगहों पर मंदिर का निर्माण भी कराया था। धवन ने 3 शिलालेखों का हवाला देकर कहा कि इनमें कहा गया है कि बाबर के कमांडर मीर बाकी ने वहां बाबरी मस्जिद बनाई। वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि 1855 से पहले के किसी भी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि कई पुरानी मस्जिदों में संस्कृत में भी कुछ लिखा हुआ मिला है, वो कैसे? जिस पर धवन ने कहा कि क्योंकि बनाने वाले मजदूर कारीगर हिंदू होते थे तो वो अपने तरीके से इमारत बनाते थे और काम पूरा होने के बाद यादगार के तौर पर कुछ लेख भी अंकित करते थे। सुन्नी पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि 1992 में मस्जिद में गिराए जाने का मकसद हकीकत को मिटाया जाना था। टीकमगढ़ में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में ग्राम सरपंच के काम को मंजूरी देने के लिए इंजीनियर समेत एक दलाल को लोकायुक्त ने 50,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ इंजीनियर के घर से गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के गांव की गली में घूमते 4 फीट लंबे मगरमच्छ को गांव वालों ने पकड़ लिया और फिर उसे पास के तालाब में छोड़ दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने निर्मा यूनिवर्सिटी के छात्रों से अपना अनुभव साझा किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नीदरलैंड के काउंसिल जनरल ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से विधानसभा में मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर का जायजा लिया। रजनीकांत के देश के विकास के लिए कॉमन भाषा की जरूरत बताने पर अभिनेता कमल हसन ने कहा कि आज के दौर में ये काम अंग्रेजी कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद गांव वालों ने हंगामा किया और ट्रांसपोर्ट बस को जला दिया। दिल्ली में वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड के कलाकार इमरान हाशमी, शोभिता धुलीपाला, कीर्ति कुल्हारी और विनीत कुमार ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर का गाना जय जय शिव शंकर का फर्स्ट पोस्टर आउट हो गया है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश के पीएम को रोककर एक आम आदमी सबके सामने इस बात की शिकायत करे कि अस्पताल में पर्याप्त सुविधा नहीं है? और ये बात तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती कि कोई अपने प्रधानमंत्री को इस बात के लिए फटकार लगा दे कि वो अपने साथ मीडिया और कैमरा टीम लेकर अस्पताल क्यों आए हैं। लेकिन यकीन कीजिए, ऐसा लंदन में हुआ है और ब्रिटेन के पीएम ने इसका जरा भी बुरा नहीं माना, बल्कि इस पूरी घटना पर उन्होंने खुशी जताई और खुद ही ये वीडियो ट्वीट करके फटकार लगाने वाले आदमी की तारीफ। बोरिस जॉनसन लंदन में एक अस्पताल का हाल देखने गए थे। एक वार्ड से गुजर रहे थे, तभी उमर सलीम नाम के इस शख्स ने उन्हें रोक लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुपचाप अस्पताल की बदहाली की शिकायत सुनते रहे। इसके बाद उमर सलीम ने नेशनल हेल्थ सर्विस की बदहाली के लिए उनको फटकार लगाई। पीएम के साथ मौजूद एक शख्स ने उमर सलीम को समझाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो चुप नहीं हुए और गुस्से में उन्होंने पीएम को मीडिया साथ में लेकर चलने के लिए भी फटकार लगा दी। उमर सलीम के इस हमले से बोरिस जॉनसन लड़खड़ा गए और झूठ बोल गए, लेकिन इस पर भी उन्हें फटकार मिली।
लेकिन पीएम के समझाने का ज्यादा असर नहीं हुआ। अस्पताल की बदहाली से नाराज इस आदमी ने खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बने 2 महीने हुए हैं। उनकी मंशा भी अस्पताल जाकर लोगों की समस्याएं जानने की थी, लेकिन लोग भी हैरान रह गए जब उन्हें इस तरह की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लिखा गया, अच्छी बात यह है कि दुनिया के किसी कोने में ही सही एक आम आदमी अपने प्रधानमंत्री तक पहुंच तो सकता है, अपने प्रधानमंत्री को बदहाली के लिए फटकार तो लगा सकता है, और यही तो लोकतंत्र की ताकत है। हालांकि जॉनसन को आलोचना भी झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने प्रेस की मौजूदगी में झूठ बोला कि उनके साथ मीडिया नहीं है। फिर भी उन्होंने ट्वीट करके इस पूरी घटना पर लिखा, लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करना और उनकी परेशानियों को सुनना मेरे काम का हिस्सा है। ये जरूरी नहीं कि वो मुझसे सहमत हों। खुशी है कि शख्स ने अपनी परेशानी बताई। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, ये मेरे काम का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह के अमेरिका दौरे के दौरान रविवार रात को जिस हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, उस स्टेडियम को सजाने की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल ह्यूस्टन के इसी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच साझा करेंगे। इसीलिए टेक्सास के ह्यूस्टन में होने वाले हाउडी मोदी मेगा शो के लिए एनआरजी स्टेडियम को सजाने की तैयारियां जोरों पर हैं। वहां करीब 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो लोग पीछे बैठे हों वो भी मोदी और ट्रंप को करीब से देख सकें। साथ ही बड़ा सा स्टेज बनाया गया है जहां से पीएम भाषण देंगे। नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, लेकिन हाउडी मोदी कार्यक्रम से पहले अमेरिका में पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक मोदी के अमेरिका दौरे से पहले सैकड़ों की संख्या में मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर्स में लोग पहुंचे हैं और हाउडी मोदी कार्यक्रम के विरोध की योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ह्यूस्टन में भारतीय मूल के नागरिकों को संबोधित कर रहे होंगे, उसी समय पाकिस्तानी समर्थकों ने भारी मात्रा में जमा होकर इस रैली का विरोध करने का अपना मन बना लिया है। ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने तकरीबन 13 से 14 ऐसे स्थानों पर जो कि मस्जिद, इस्लामिक सेंटर्स और इस्लामिक स्कूल्स हैं, वहां पर समर्थकों को जुटाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इन सबसे इतर अब भारतीय नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है और वो उन्हें और ट्रंप को एक साथ देखने और सुनने को बेताब है। यादगार रहेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मेगा इवेंट में करीब 50,000 से ज्यादा भारतीय हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही ये पहला मौका होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय समुदाय के ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही ये ऐतिहासिक मौका होगा क्योंकि 2 बड़े देशों के नेता एक साथ साझा रैली को संबोधित करेंगे। हाउडी मोदी का नारा है शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर, यानी साझा सपने उज्जवल भविष्य। हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन टेक्सास इंडिया फोरम कर रहा है। टेक्सास इंडिया फोरम एक एनजीओ है। इस संगठन का मकसद भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ाना है। दरअसल दक्षिण पश्चिम अमेरिका में हाउडी शब्द अभिवादन के लिए यूज होता है। यहां हाउडी मोदी का सही मतलब है हाउ डू यू डू मोदी। इस मेगा शो में राष्ट्रपति ट्रंप सहित अमेरिका के लोग प्रधानमंत्री मोदी से पूछेंगे, आप कैसे हैं मोदी जी। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ जहां बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, वहीं बाबुल सुप्रियो का विरोध करने वाले लेफ्ट छात्र संगठनों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर हाथों में ममता सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर उतरे और जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बीजेपी ने लेफ्ट छात्र संगठन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और कुछ नक्सल समर्थकों पर बाबुल सुप्रियो पर हमला करने का आरोप लगाया और बीजेपी कार्यालय से मध्य कोलकाता तक विरोध यात्रा निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाबुल सुप्रियो के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस राष्ट्र विरोधियों और कम्युनिस्टों का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि अब उनके कैडर इस अड्डे को तहस नहस करने के लिए बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। সেজন্য এই ধরনের বদনাম করার আমি তো বলছি এরা হচ্ছে সেই টেররিস্টদের মতো। আমরা পাকিস্তানে তাদের ক্যাম্প ভেঙে দিয়েছি আর ইউনিভার্সিটির ভিতরে ভাঙছি, আগামী দিনেও ভাঙবো।
दरअसल जादवपुर यूनिवर्सिटी में गुरुवार को छात्रों के एक समूह ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का घेराव किया और उन्हें काले झंडे दिखाए। बाबुल सुप्रियो एबीवीपी के एक सेमिनार को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो कुछ लेफ्ट छात्रों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते हुए वहां से चले जाने को कहा, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचना पड़ा और बड़ी मुश्किल से बाबुल सुप्रियो को वहां से निकालने में पुलिस कामयाब हो पाई। इस बीच लेफ्ट छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरअसल लेफ्ट छात्र संगठनों की ओर से कहा गया कि बाबुल सुप्रियो के साथ हुई मारपीट के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर और बाहर जमकर तांडव मचाया, जिससे नाराज लेफ्ट संगठन एसएफआई ने सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर की। कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर सुरंजन दास के साथ भी बाबुल सुप्रियो की कहासुनी हो गई। बाबुल ने उन पर वामपंथी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनको पहले ही मौके पर आना चाहिए था। बाबुल ने दास से पुलिस बुलाने को कहा, लेकिन उन्होंने परिसर में पुलिस बुलाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एमएनएस ने मराठा पॉलिटिक्स तेज की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मराठी गैर मराठी की राजनीति शुरू करते हुए गैर मराठियों के खिलाफ कुछ होर्डिंग लगाए, जिस पर लिखा है बिल्डर या मकान मालिक सिर्फ मराठी लोगों को ही घर दें। मध्य प्रदेश के खरगोन में कृषि मंत्री सचिन यादव की गाड़ी को ग्रामीण महिलाओं ने घेर कर रोजगार और आवास देने की मांग को लेकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में परिषदीय बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्षद गोपाल गुप्ता और कांग्रेस के ही नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार केसरवानी के बीच इतनी बहस हुई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। यूपी के आगरा में कला टोल प्लाजा पर चोरी करते एक युवक का वीडियो सामने आया, जिसमें वो टोल टैक्स के 3 लाख से अधिक का कैश बैग में भरकर ले जाता हुआ दिखा। मध्य प्रदेश के रायसेन में हो रही बारिश से कई इलाकों में आई बाढ़ और उससे हुए नुकसान का केंद्रीय दल ने जायजा लिया और लोगों से भी मुलाकात कर उनकी परेशानी जानी। मध्य प्रदेश के सतना में बस पलटने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। घटना से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्टीयरिंग फेल होने से एक स्कूल बस पलट गई। बस में सवार सभी 8 छात्र सुरक्षित थे। छात्रों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के गाजियाबाद के इकला गांव के प्रधान ने पावर हाउस पर तैनात एसएसओ की जमकर पिटाई कर दी, जिसके विरोध में बिजली घर के कर्मचारियों ने पावर हाउस पर ताला जड़कर कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसकी वजह से 11 गांव में 12 घंटे तक बिजली गुल रही। महंगे ट्रैफिक चालान से परेशान दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में एक और झटका लगने वाला है। नवंबर में ऑड इवन के दौरान नियम तोड़ने पर भी भारी जुर्माना लगने के आसार हैं। खबर है कि दिल्ली में ऑड इवन नियम तोड़ने पर 20,000 तक का जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना कंपाउंड चालान होगा, यानी इसे गाड़ी के चालान के वक्त ही वसूला जाएगा। केंद्र सरकार ने इस चालान को ऑड इवन के नियम तोड़ने की नई कैटेगरी में शामिल किया है। इस जुर्माने के बारे में सरकार की तरफ से फिलहाल नोटिफिकेशन जारी होना है। दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। इस व्यवस्था से किसे किसे छूट मिलेगी, इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। 2016 में ऑड इवन को लागू किया गया था, तब जुर्माना सिर्फ 2,000 रुपए था। सियासी मैदान में बयानों के तीर जमकर चले। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरा तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज मारा। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। देखिए कैसे लगी बयानों की बाजी। अपने दूसरे कार्यकाल को अगर मोदी सरकार को आप 3 शब्दों में कहें तो वो है 1 कदम आगे और 4 कदम पीछे। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था, और मुझे ये खेद से कहना पड़ता है, नौसिखियों की तरह चला रहे हैं। हमको डिप्टी सीएम क्यों बनाया? और हमारे डिपार्टमेंट में काम को भी देख लीजिए क्या किया है। और जब हमको कौखा गौखा नहीं आता है तो दिन रात क्यों गाली दे रहे हैं या गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं? ये तो उन्हीं को बताना चाहिए।
चलिए नीतीश जी को क ख ग घ ABCD आता है। ये जो रिपोर्ट है ये एजी की रिपोर्ट आई है हेल्थ इश्यूज को लेकर के। अगर आप देखें ये एजी की रिपोर्ट है, एजी की रिपोर्ट है। जिनको ABCD आता है हमारे चाचा जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं। एजी की रिपोर्ट में है कि बिहार द सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री। असल में मुकदमा होना चाहिए था उन लोगों पर जो हमारे घर से टाका डाल के ले गए और जिनके घर में आज विधायक रूपी वो जिनको उन्होंने खरीद फरोख्त करके ले गए वो माल बरामद हो रहा है। जब इलाज इस बात के लेकर के हो कि आप किस जाति के हैं, थाने में FIR तब दर्ज हो कि आप किस जाति के हैं, तो अभी बहुत लड़ाई लंबी है। आईएनएक्स मीडिया केस में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। हाईकोर्ट में दिए अपने जवाब में सीबीआई ने चिदम्बरम की जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि इस मामले की जांच अभी चल रही है, ऐसे में चिदम्बरम को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने दलील दी कि चिदम्बरम बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने कई देशों को पत्र लिखकर चिदम्बरम के विदेशी बैंक खातों और फर्जी कंपनियों के बारे में जानकारी मांगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब 23 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आगे त्योहारों से पहले प्याज की कीमतें एक बार फिर से आम लोगों की आंखों से आंसू निकाल रही हैं। और प्याज के महंगा बिकने का कारण बारिश है, क्योंकि बारिश की वजह से प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। और महाराष्ट्र में देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में भी प्याज के भाव एक ही दिन में 1000 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए। लासलगांव में प्याज के दाम प्रति क्विंटल 4500 रुपए पहुंच गए, जिसके कारण प्याज के दाम 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। देश की राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में प्याज की थोक कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम रही, जो खुदरा बाजार में 55-60 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। प्याज के दामों में आए उछाल का असर राजस्थान में भी देखने को मिला। जयपुर की सब्जी मंडी में खरीदारी करने आए लोग अब 2 किलो प्याज खरीदने की जगह 1 या आधा किलो प्याज ही खरीदते नजर आए। पंजाब के जालंधर में बुजुर्ग महिला से लूट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक बुजुर्ग महिला से सड़क पर रुककर पहले तो कुछ पूछता है, फिर सुनसान सड़क देखकर युवक बुजुर्ग महिला के कानों से झूम के छीनकर पास ही खड़े दूसरे युवक की स्कूटी पर बैठकर भाग गया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला शोर मचाने लगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।